हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अर्जुन सोनी समर क्लासेस के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे साइंस के टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें अगर आप ये क्वेश्चन को रीड कर लेते हो और इसको समझ लेते हो और इसको अच्छे तरीके से याद कर लेते हो तो आपको श्योर है कि जो आपका रिजल्ट होगा वो आपका 100% रहेगा। यानी आपके अच्छे नंबर आने की एग्ज़ाम में संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हो सकता है कि आपके 100 में से 100 भी आ जाए। तो ये वीडियो का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हमने जो है फर्स्ट चैप्टर से लेके 8th या फिर 9th चैप्टर तक हमने इसमें जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बनाई है। तो देख लेते हैं वो कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की। इसमें देखते हैं कौन सी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और हम किन प्रश्नों के आधार पर कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। एक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक ये भी है और इसी में एक क्वेश्चन और भी आ सकता है अगर आप याद करना चाहो तो अलग से, कि संतुलित रासायनिक समीकरण किससे कहते हैं। या फिर इसमें एक और आ सकता है जैसे आपको समीकरण को संतुलित करना होगा। ठीक है, कि समीकरण को संतुलित कर दीजिए, इस प्रकार से भी आ सकती है ये। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ़ किया जाता है। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को रासायनिक संतुलित समीकरण के रूप में लिखें। इस तरह प्रकार के भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि इन अभिक्रियाओं को संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में लिखें, जिसमें एक है जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा क्या है एगुलेशन बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसी के अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। एक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर जो कि आ सकता है। अब अपने बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। तो पदार्थ एक्स का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। ठीक है, और उपरोक्त में जो अपने एक्स पदार्थ है उसका जो है जल के साथ अभिक्रिया के बारे में बताना है और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भी रासायनिक सूत्र बनेगा, ठीक है, उसको अपने लिखना है और उसका रासायनिक नाम भी बताना है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। और तीसरा इसी में ये क्वेश्चन बन सकता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो अपने घरों में मार्बल इस्तेमाल होती है उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है। एक ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। और एक आती है फोटोग्राफी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, लिखे। अगर अपने इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, इन बीच 5 मैंने बताए हैं आपको, इसमें से एक जो तीसरा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, एक ये, और एक फोटोग्राफी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या क्या है, लिखिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि नॉर्मली एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं अपने इसी फर्स्ट चैप्टर के मैं क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ अभी। संयोजन और वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण से समझाइए। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। एक ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, छठा और सातवां। ये जो संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी जो अभिक्रिया है, ये नॉर्मली एग्ज़ाम में लगभग पूछी जाती है। और इसी में एक और आ जाती है रेडॉक्स। रेडॉक्स भी एक आम रिएक्शन है जिसके बारे में एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखना, इसको अच्छे से याद कर लेना। अच्छा, इसमें आपको याद क्या करनी है, जैसे संयोजन और वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा याद करनी है और उनकी जो उदाहरण है आपको एक वो याद करनी है। ठीक है, और इसी में एक और आ जाता है विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर होता है। इसमें भी आपको सेम वही प्रोसेस याद करनी है कि परिभाषा याद करनी है और केमिकल फॉर्मूले आपको याद करने हैं। और उसके बाद होता है रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देते हुए समझाइए। इसमें वही सेम चीज़ याद करनी है। उसके बाद होता है अवक्षेपण से आप क्या समझते हैं, समझाइए। अब ये जो 10वां क्वेश्चन है आपका कि अवक्षेपण से आप क्या समझते हैं, समझाइए। ये एक प्रकार की अभिक्रिया जिसे अपने बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया।
तो आपको इसमें क्या याद करना है, अवक्षेपण की परिभाषा याद करनी है और साथ में आपको इसकी एग्जाम्पल याद करनी है। ठीक है, और अब अपने 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयित और अपचयन पदार्थ की पहचान करें। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा इसमें कौन से पदार्थ का उपचयन हो रहा है और कौन से पदार्थ का अपचयन हो रहा है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली आपको बता देता हूँ, उपचयन का मतलब होता है यदि किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसका उपचयन होता है। यदि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकलती है या फिर उसमें हाइड्रोजन जुड़ जाती है, ठीक है, तो उस पदार्थ का अपचयन होता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, इसी में एक प्रकार के अन्य क्वेश्चन भी मिल सकते हैं कि इन रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करके लिखिए। तो क्वेश्चन जो होते हैं वो इस प्रकार से भी आ सकते हैं फर्स्ट लेसन में से एग्ज़ाम के अंदर। अब अपने देख लेते हैं 12वें और 13वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। विकृत गंधिता और संक्षारण के ऊपर अपने टिप्पणी करके बताना है, यानी इसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी देनी है कि विकृत गंधिता क्या होती है, ठीक है, और संक्षारण क्या होता है, इसके बारे में आपको याद करना पड़ेगा। और एक इसमें क्वेश्चन आता है जो फर्स्ट लेसन में से ही है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। अब अपने देख लेते हैं, इसमें एक और आ जाती है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व होता है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है जिसे X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X और उस काले रंग के योग का नाम बताइए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकता है फर्स्ट लेसन में से, ठीक है। और एक आ सकता है लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है फर्स्ट लेसन में से। और एक आता है इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट लेसन का, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो एक भूरे रंग की गैस निष्कासित होती है। इस गैस का नाम और रासायनिक सूत्र लिखिए। ये है फर्स्ट लेसन के 16 महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें जो आपको एग्ज़ाम के अंदर 100% मिल जाएंगे। श्योर आपको 100% जो है ये एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। इसमें आपको मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी आपको बताता रहूँगा कि आप किन किन प्रश्नों को याद कर लें। अगर आप इन 16 क्वेश्चन को नहीं पढ़ पाते हैं तो इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें याद कर सकते हो आप, जैसे कि एक 16वां मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी के साथ अपने अगर देखें, एक 16वां हो गया, एक हो गया ये 12वां क्वेश्चन जिसमें अपने को जानकारी देनी होगी विकृत गंधिता क्या होती है, संक्षारण से आप क्या समझते हैं, आप ये याद कर सकते हो। और 13वां क्वेश्चन ये वाला आप याद कर सकते हो, एक श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आप ये याद कर सकते हो जैसे कि आप रेडॉक्स वाली आप याद कर सकते हो, जिसमें आपको एग्जाम्पल वगैरह अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा। और एक आपको ये इसके बारे में पता होना चाहिए कि उपचयन कौन से पदार्थ का हो रहा है और अपचयन कौन से पदार्थ का हो रहा है। यानी सिंपल भाषा में क्या हूँ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपचयन और उपचयन का अर्थ क्या होता है, ठीक है। और इसी में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है विस्थापन अभिक्रिया और संयोजन और वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, और एक ये ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन ये हो गए, फर्स्ट तो एक ही हो गया, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये याद कर सकते हो। और ये 5वां फोटोग्राफी रासायनिक अभिक्रिया क्या है लिखिए। और एक ये फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप 16 क्वेश्चन याद नहीं करना चाहते तो कम से कम आप इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ें जो आपको मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट एक क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, बस आप ये याद कर लेना। और एक दूसरा, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है, एक ये। चौथा जो क्वेश्चन है वो आप ये याद कर सकते हो, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। 5वां फोटोग्राफी रासायनिक अभिक्रिया क्या है लिखिए। और एक ये संयोजन और वियोजन अभिक्रिया से क्या होती है, उदाहरण से ही समझाइए। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण से समझाइए। विस्थापन और द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर होता है कि ये याद कर लेना। और एक 9वां रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देते हुए समझाइए। 12वां क्वेश्चन विकृत गंधिता संक्षारण से आप क्या समझते हैं, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। और एक 16वां क्वेश्चन
ये है फर्स्ट लेसन के जो मोस्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे 1 से लेकर 16 तक सारे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर आप कम पढ़ना चाहते हो, अगर आपको बस इतना ही चाहते हो कि बढ़िया मार्क्स बन जाए, तो आपको जो मैंने अभी क्वेश्चनों के नाम जो निशान लगाए हैं आप उन्हें भी पढ़ सकते हो, तो भी आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे एग्ज़ाम के अंदर। यदि आप बेहतर परिणाम चाहते हो तो आप इन 16 का 16 क्वेश्चनों को जरूर पढ़ें, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड लेसन में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले एक तो होता है लिटमस विलियन क्या होता है, ये सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। तो देखते हैं अपने लिटमस विलियन क्या होता है। तो आपको ये बताना होगा लिटमस विलियन किसे कहते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि अमल और शार में क्या अंतर होता है। और ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दे, सूचक किसे कहते हैं, 2 संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए, गंधी सूचक क्या है उदाहरण देते हुए समझाइए। ये वाले क्वेश्चन भी आ सकता है। गंधी सूचक जिसमें गंध के माध्यम से अपने पता लगता हो अमल और शार के बारे में, ठीक है, तो वो गंधी सूचक होते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी इस तरह से भी आ सकते हैं, पित्तल और तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं उदाहरण से समझाओ। क्या होता है यदि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ होती है, उचित अभिक्रिया लिखिए। ये वो क्वेश्चन के मैं बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जो आप हर किसी स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, ठीक है। जलीय विलयन में अम्ल और क्षार का क्या होता है, तरुणकरण से आप क्या समझते हैं, सूचक हाइड्रोक्लोरिक गैस सूचक लिटमस पत्थर के रंग को क्यों नहीं बदलती है, ठीक है। ये सेकंड चैप्टर के मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अब 17 से लेके भी जो स्टार्ट किया है मैंने। एक 26वां क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल का चित्र बनाइए, अगर लिखित पदार्थों के पीएच बताइए, ठीक है। जैसे रक्त का पीएच क्या होता है, नींबू के रस का पीएच क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे अपने बोलते हैं दूधिया मैग्नीशियम, या सोडियम हाइड्रोक्साइड जठर रस शुद्ध जल का पीएच कितना होता है ये लिखिए, ठीक है। और एक आ सकता है 27वां क्वेश्चन जो इस प्रकार से होता है, दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल में उदाहरण सहित अंतर बताइए। दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार में उदाहरण सहित अंतर बताना है अपने को। अगर लिखित पदार्थों में अम्लों के नाम लिखिए। अभी इन सभी जो तीसरा जो क्वेश्चन है इसका 27वें का जो तीसरा पार्ट है, इसमें आपको ये बताना है कि निम्न पदार्थों के अंदर कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, उन अम्लों के आपको नाम बताने हैं। जैसे नेटल और चिंटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल। संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक अम्ल। यानी इस तरह से आपको अम्लों के नाम बताने होंगे। पदार्थ दे देंगे आपको एग्ज़ाम के अंदर, पदार्थ दे देंगे कि इन पदार्थों के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको पदार्थों के अंदर पाए जाने वाले अम्ल का नाम लिखना होगा। जैसे कि आपको मैंने बताया भी था कि सिरका के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है, संतरा और नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल, टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल और इमली के अंदर टार्ट्रिक अम्ल, और नेटल और चिंटी के डंक में वो मेथेनोइक अम्ल। तो इस प्रकार से भी आपको क्या दे सकते हैं, क्वेश्चन दे सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। अब अपने बात करते हैं, इसमें एक और आ जाता है क्वेश्चन सेकंड चैप्टर का 28वें में जो है, खनिज लवण किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। एक आ सकता है क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिक्रिया सहित समझाइए। यानी अपने क्लोर क्षार प्रक्रिया की परिभाषा देनी है, साथ में इसकी अभिक्रिया दे के बताना है इसको। और एक क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। और एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि पीओपी क्या है, इसकी जल के साथ समीकरण लिखिए और इसके उपयोग को लिखिए। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। और एक इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे आपको व्यंजन चूरक आपको दिया होगा, 32वें क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, दावन सोडा, ये आपको इनमें से आपसे निम्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बेकिंग सोडा, दावन सोडा और व्यंजक चूर्ण में से ये पूछ देंगे। जैसे आपको मैं से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे आपको दे दिया व्यंजक चूर्ण, तो आपको इसे पूछेंगे कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, व्यंजक चूर्ण बनाने की रासायनिक समीकरण लिखो, इसका उपयोग क्या होता है। या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और अपनी बात करें बेकिंग सोडे में से किस तरह से आएगी, तो बेकिंग सोडा आपको दे देंगे, पूछेंगे कि बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है।
बेकिंग सोडे निर्माण की रासायनिक समीकरण लिखो। बेकिंग सोडे का क्या क्या उपयोग होता है वो भी लिखिए। या फिर आप इस तरह से दे सकते हैं कि दावन सोडा क्या है, इसका रासायनिक सूत्र लिखिए, इसके बनाने की उचित समीकरण लिखिए और दावन सोडे के क्या क्या उपयोग होते हैं लिखिए। तो आपको ये तीन जो पदार्थ हैं इन तीनों के इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके बारे में बताया था। रासायनिक सूत्र लिखिए, निर्माण की समीकरण और उसका उपयोग। तो ये आपको याद करना है। तो ये थे 17 से लेके 32 तक जो है सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस। अब अपने देख लेते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो इसमें से आपको जो जरूर पढ़ने चाहिए, जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आने की संभावना जिसकी रहती है। अब अपने उसकी बात कर लेते हैं। पहले अपने आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। एक तो है इसमें 32वां क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ये जरूर आते ही हैं, नॉर्मली एग्ज़ाम के अंदर जरूर पूछा जाते हैं 10वीं क्लास में से। तो आपको इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। व्यंजक चूर्ण बेकिंग सोडा दावन सोडा, इसका केमिकल सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, इसके निर्माण की समीकरण क्या होगी और इनके क्या क्या उपयोग होंगे, ये आपको अच्छे तरीके से याद करना है। इसी प्रकार से आपको याद करना है पीओपी के बारे में याद करना है कि पीओपी क्या होती है, फिर इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी जल की रासायनिक समीकरण लिखनी है और इसका उपयोग क्या होता है। यानी इस एक प्रकार से देखें तो आपको पीओपी के बारे में प्रॉपर तरीके से जानकारी होनी चाहिए जितनी आपकी बुक में दे रखी है। और एक आपको क्वेश्चन याद करना है, क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। और इसी में से एक आता है क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं, एक आपको ये याद करना है। यानी 29वां 30वां 31वां 32वां ये 4 क्वेश्चन तो एक ये हो गए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं। और एक आपको ये याद करना है तीसरा वाला कि अगर लिखित पदार्थों के में अम्लों के नाम लिखिए। जैसे नटल और चिंटी के डंक में पाए जाने वाले अम्ल कौन सा होगा, दही में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा होता है, इमली में कौन सा होता है। ये आपको याद करनी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अपनी बात करें तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि रक्त का पीएच कितना होता है, नींबू रस का पीएच कितना होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है उसका पीएच कितना होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच कितना होगा, जठर रस का पीएच कितना होगा और शुद्ध जल का पीएच कितना होगा। एक आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी एक प्रकार से देखें कि जो आपका 26वां क्वेश्चन है ना, ये 26वां क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों के उत्तर दे, पीएच स्केल क्या आता है जिसका चित्र बनाइए और अगर लिखित पदार्थों के पीएच बताइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, यानी आपको ये याद करना ही करना है 26वां। एक और अपने बात करें, एक जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया, तनुकरण किसे कहते हैं, एक आपको अच्छे तरीके से एक ये याद करना है। और एक ये 22वां क्वेश्चन, क्या होता है यदि धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ होती है, यानी कि एसिड के साथ होती है और इसकी उचित रासायनिक अभिक्रिया भी लिखनी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक ये 20वां और 21वां कि पित्तल और तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक ये 21वां, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में हर किसी को पता होना ही चाहिए। और एक ये 17वां और एक 19वां में आपको मैंने जितने भी प्रश्न बताए हैं, जैसे सूचक किसे कहते हैं, 2 संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए, एक ये और एक गंधीय सूचक क्या है उदाहरण से समझाइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार आपको मैं दोबारा बता देता हूँ कि सेकंड चैप्टर में इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, श्योर है ये। तो उसको ध्यान रखना, आपको ये अच्छे तरीके से याद कर लेना। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, एक तो 17वां क्वेश्चन, एक 19वां, ये तीनों ही आएंगे इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर किसी स्टूडेंट को याद करनी चाहिए। एक 20वां, पित्तल और तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक क्या होता है यदि धातु कार्बोनेट और अधातु कार्बोनेट की अभिक्रिया जल अम्ल के साथ होती है, 22वां क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। और एक 23वां क्वेश्चन, 24वां, फिर 26वां जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 में आपको जो तीनों है ना, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सारे याद करनी है आपको इसमें। 27 की बात करें तो 27 में से आपको जो ये तीसरा पॉइंट दिया हुआ, ये अगर लिखित पदार्थों में अम्लों के नाम लिखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ये खनिज लवण, एक 29वां
और ये 30वां, 31वां और 32वां, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो श्योर है एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। और ये आपको मैं बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है एग्ज़ाम के अंदर। ये आपको अगर एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से इसको रट लो। मैं कहता हूँ, यही कह रहा हूँ, आपको अच्छे तरीके से याद ही कर लो। आपको पक्का ये श्योर है आपको पेपर में आने ही आने, 100% मैं लिख के दे सकता हूँ। एक तो ये क्रिस्टलीकरण किससे कहते हैं, एक ये वाला, और एक पीओपी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि ये, और एक ये 32वां क्वेश्चन इसका, यानी जो वीरेंद्र चोर ने बैंकिंग सोडा धावन सोडा क्या है, इनका रासायनिक सूत्र, उचित समीकरण लिखिए, इसका उपयोग लिखिए। ये श्योर है पेपर में आएगा ही आएगा। और एक ये आ सकता है जैसे CaO Cl2 का प्रचलित नाम क्या है, एक ये वाला। यानी इनमें से आपको ना ये जो 4 मैंने आपको बताए हैं, ये इनमें से श्योर है आपके पेपर में ज़रूर इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी आपको हमने निशान लगा के बताए हैं। ठीक है, वैसे तो 17 से लेके 32 तक सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन और ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में हर बार पूछी जाती हैं, ये मैंने वो बताई हैं आपको। ठीक है, अब अपने बात करते हैं 3rd चैप्टर की बात करते हैं। इसमें देखते हैं अपने कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको याद करने होंगे। पहले अपन देख लेते हैं, नॉर्मली देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अलग पूछे जाते हैं कि अगाधवर्ती होता और सोनोरस किसे कहते हैं, एक ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है, एक ये भी आ सकता है। ऐसी एक अधातु का नाम लिखिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, 36वां क्वेश्चन है जो वैसे ध्यान रखना, 30 चैप्टर में से बता रहा हूँ आपको मैं। धातु और धातु में अंतर लिखिए। 37वें क्वेश्चन की बात करें जो 3rd चैप्टर में से है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, चाकू से काट सकते हैं आसानी से, और वो क्या होती है, एक ऐसी धातु जो ऊष्मा की चालक हो, एक ऐसी धातु जो ऊष्मा की कुचालक हो। ठीक है, ये 3rd चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उनके बारे में बता रहा हूँ, ध्यान रखना। एक ये उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। एनोडीकरण से आप क्या समझते हैं, एक्वारेजिया क्या है। 41वां क्वेश्चन सक्रिय श्रेणी के बारे में आप क्या जानते हैं, समझाइए। सोडियम को, अच्छा इसकी मेरे पास एक ट्रिक है जो बहुत बढ़िया ट्रिक है। अगर आपको सक्रिय श्रेणी के बारे में अगर आपको जानना चाहते हो कि इसकी कौन सी ट्रिक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं कि हाँ मुझे इसके बारे में जानना है, तो इसके बारे में आप वीडियो ज़रूर बनाएं। तो फिर आपको ऐसे कर देंगे, इसमें इसकी जो ट्रिक है उसको मैं इसके बारे में आपको मैं स्पेशल वीडियो बना दूँगा। यानी सक्रिय श्रेणी याद करने की जो ट्रिक है मेरे पास वो आपको मैं बता दूँगा, यदि आप कमेंट सेक्शन में बताते हो तो, यानी लिखते हो तब। अब अपने 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। आणविक यौगिक किसे कहते हैं, वह इसके गुणधर्म लिखिए। आणविक यौगिकों के गलनांक हमेशा उच्च क्यों होते हैं। ये ध्यान रखना है, मैं 3rd चैप्टर की बात कर रहा हूँ, ये 3rd चैप्टर में से अभी क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। जो 3rd चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ध्यान रखना। सीना बार का रासायनिक सूत्र क्या होता है। भर्जन और निस्तापन में मुख्य अंतर क्या है, लिखिए। निम्न पदों की परिभाषा लिखिए। खनिज के बारे में परिभाषा लिखनी है। अश्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखनी है। गैंग क्या होती है, नोड पंख क्या है, इसकी परिभाषा लिखनी है। विद्युत अपघटनी परिष्करण से आप क्या समझते हैं। संक्षारण किसे कहते हैं, इसके उदाहरण देते हुए बताएं। यशद लेपन से आप यशद लेपन किसे कहते हैं, समझाइए। मिश्र धातु किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। अमलगम किसे कहते हैं, समझाइए। धातु को संक्षारित होने से बचाने के लिए उपाय लिखियो। 54वां क्वेश्चन जो 3rd चैप्टर में से ही है, क्या कारण है कि कार्बन केवल, ये नहीं है, तो ये ध्यान रखना, ये तो 4th चैप्टर की हैं, ये बस 53 तक। तो 53 तक जो अपने क्वेश्चन है जो स्टार्ट होते हैं कहाँ से, 33 से लेके जो 53 तक जो क्वेश्चन है वो अपने 3rd चैप्टर में से हैं, ध्यान रखना। 3rd चैप्टर में से हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नॉर्मली एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब आपको देखते हैं कि जो बच्चे बढ़िया बस नॉर्मली बढ़िया नंबर लाने जाते हैं, तो उनके लिए आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको नॉर्मली आपको याद करने ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपको मैं पहले बताता हूँ, यदि आप 33 से लेके 53 तक का क्वेश्चन जो याद कर लेते हो
तो आपके बढ़िया नंबर बनेंगे, श्योर है। हो सकता है आपके 100 में से 100 भी आ जाए। यदि आप ऐसे चाहते हो बस नॉर्मली कि पास हो जाएं, या फिर यदि आपकी इच्छा है कि बस हम बढ़िया तरीके से अच्छे नंबर बन जाए, तो आपको मैं बता देता हूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं जो आपको बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, आपको याद करना ही पड़ेगा। एक तो 33 क्वेश्चन थर्ड चैप्टर में से ध्यान रखना, ये मैं थर्ड चैप्टर की बात कर रहा हूँ। अघातवर्तिता और शून्यरस किसे कहते हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि पीवीसी का पूरा नाम लिखिए। ऐसी एक धातु का नाम लिखिए जो कमरे के ताप पर द्रव है अवस्था में होती है। एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक ये 37 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है या जिसे चाकू से आसानी से काट सकते हैं, और ऊष्मा की चालकों और ऊष्मा की कुचालकों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मैंने अभी बताए थे। 33, 34, 35 और 37, यानी 33वां, 34वां, 35वां और 37वां। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको नेसेसरी आपको याद करने ही पड़ेंगे अगर आप पास होना चाहते हो या अगर आपके बढ़िया नंबर चाहते हो। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप ये याद कर लेते हो तो आपके श्योर आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, आप पास भी हो जाओगे। एक ये 38वां क्वेश्चन, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। 39वां क्वेश्चन, एनोडीकरण से आप क्या समझते हैं। 40वां क्वेश्चन, एक्वारेजिया क्या है। 42वां क्वेश्चन, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। 43वां क्वेश्चन, आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, इसके गुणधर्मों को लिखिए। 44वां क्वेश्चन, आयनिक यौगिकों के गलनांक हमेशा उच्च क्यों होते हैं। 45वां क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो आपको नेसेसरी आपको याद करने ही पड़ेंगे। सीने बार का रासायनिक सूत्र क्या होता है, लिखिए। 47वां क्वेश्चन, भर्जन स्थापन में मुख्य अंतर क्या है, लिखिए। 47 में बस आपको ये दो चीज़ों की परिभाषा याद करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एनोड पंख और गैंग। इनकी एक आपको याद करना है कि ये विद्युत अपघटनीय परिष्करण से आप क्या समझते हैं। और एक ये 53वां क्वेश्चन, कि धातु को संक्षारित होने से बचाने के लिए उपाय लिखिए। और 52वां नहीं है, आपको एक ही है, 50वां, यह शीतलपन किसे कहते हैं। और एक 51वां, मिश्र धातु किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। ये है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको नॉर्मली आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, और एक ये आ जाता है अमलगम किसे कहते हैं। तो आपको मैं दोबारा बताता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो थर्ड चैप्टर में से जो आपको नेसेसरी आपको याद करने पड़ेंगे अगर आप पास होना चाहते हो या आपके बस नॉर्मली अगर बढ़िया नंबर आ जाए तब उसके लिए आपको ये क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। मैं वापस बता रहा हूँ, एक तो 53 यानी 53वां क्वेश्चन, 52वां, 51वां, 50वां क्वेश्चन, और एक ये 48वां क्वेश्चन। 47 में से आपको बस गैंग और एनोड पंख की परिभाषा याद करनी है। एक ये भर्जन और निस्तापन में मुख्य अंतर क्या है, सीने बार का रासायनिक सूत्र क्या होता है। 44वां क्वेश्चन, आयनिक यौगिकों के गलनांक हमेशा उच्च क्यों होते हैं। 43वां, आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, इसके गुणधर्म लिखिए। 42वां क्वेश्चन, सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। एक ये 40वां, एक्वारेजिया क्या है। 39वां, एनोडीकरण से आप क्या समझते हैं। 38वां, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। और एक ये 37वां क्वेश्चन, और एक 35वां, ऐसी अधातु का नाम लिखिए जो कमरे की ताप पर द्रव होती है। एक 34वां, पीवीसी का पूर्ण नाम लिखिए। और एक 33वां, अघातवर्तिता और शून्यरस किसे कहते हैं। ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद करने पड़ेंगे अगर आप अच्छे परसेंट लेना चाहते हैं एग्ज़ाम के अंदर तब। अब अपने बात करते हैं फोर्थ चैप्टर की बात करते हैं आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपको नॉर्मली आपको याद करने ही पड़ेंगे, या इसे हर किसी को याद करना चाहिए वैसे तो ये ध्यान रखना अगर आप बड़ी नंबर लेना चाहते हो। ठीक है, अब अपने फोर्थ चैप्टर की बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बन सकते हैं एग्जाम के अंदर। क्या कारण है कि कार्बन केवल सहसंयोजी यौगिक बनाता है जबकि आयनिक यौगिक नहीं। 55वां क्वेश्चन में ये है कि सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं। 56वां क्वेश्चन, सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। 57वां क्वेश्चन, निम्न यौगिकों के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। क्लोरोफॉर्म के, मीथेन की, एथेन की और CO2 की। इनकी अपने को क्या बनानी है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। ठीक है, और 55वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देनी है।
और बताना है कैसे क्या होता है। 58वां क्वेश्चन ये है, कार्बन के अपरूप लिखिए। 59वां क्वेश्चन है कि हीरे और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या होते हैं। 60वां क्वेश्चन ये होता है कि कार्बन का एक सर्वोत्मुखी तत्व क्यों है। अच्छा, ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि क्या कारण है कि इस पृथ्वी पर जीवन कार्बन पर आधारित है। क्वेश्चन एक ये, कार्बन एक सर्वोत्मुखी तत्व क्यों है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। और क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि क्या कारण है कि इस पृथ्वी पर जीवन कार्बन पर आधारित है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, लेकिन इन सभी का उत्तर क्या होगा, एक ही है, ये ध्यान रखना। समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, 61वां क्वेश्चन है, ये भी 4th चैप्टर में से है। अभी आपको मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वो 4th चैप्टर में से ही होंगे, ध्यान रखना। पेट्रोल और पेट्रोलियम का ईंधन के रूप में प्रयोग करने से क्या हानि है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का संक्षिप्त वर्णन करें। मिसेल निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करिए। यह साबुन की धुलाई का संक्षिप्त वर्णन करें। अपने 64वें क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन अलग प्रकार से आ सकता है, जैसे यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि मिसेल निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करें। और ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि साबुन की धुलाई का संक्षिप्त वर्णन करें। और एक इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर होता है। एथेनॉल और एसिटिक अम्ल के सामान्य गुणधर्म क्या है, लिखिए। और ये क्वेश्चन आ सकता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अस्टीकरण अभिक्रिया, साबुनीकरण अभिक्रिया, उत्प्रेरक और ऑक्सीकारक संकरण अभिक्रिया। जो 67वां क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि निम्न पर टिप्पणी करें। अस्टीकरण अभिक्रिया, साबुनीकरण अभिक्रिया, उत्प्रेरक और ऑक्सीकारक और संकरण अभिक्रिया। अच्छा, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि निम्न यौगिकों की संरचनाएं चित्रित करें। एथेनोइक अम्ल की, ब्रोमोपेंटेन की, ब्यूटेनॉन की और हेक्साडेनल की। अच्छा, ये यहाँ तक जो आपको मैंने बताई हैं अभी 54 से लेके जो आपको मैंने 68 तक बताए हैं वो थे 4th चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नॉर्मली एग्ज़ाम के अंदर पूछ जाते हैं। ठीक है, और आपको ये अच्छे तरीके से याद करने हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आपको अच्छे तरीके से याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है कि इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पक्के आते ही आते हैं। अब आप उसकी बात कर लेते हैं, उन क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एक तो है वो 54 क्वेश्चन, क्या कारण है कि कार्बन केवल सहसंयोजी यौगिक बनाता है जबकि आयनिक यौगिक नहीं। मैं अब उन क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्ज़ाम के अंदर आते ही हैं। और ये 4th चैप्टर के मैं क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। क्या कारण है कि कार्बन केवल सहसंयोजी यौगिक बनाता है जबकि आयनिक यौगिक नहीं। 55वां क्वेश्चन है, सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं। ठीक है, या फिर क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, सहसंयोजी यौगिक किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। और 57वें क्वेश्चन की अपनी बात करें कि निम्न यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो आपको केवल CO2 की और एथेन की और मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी सीखनी है। ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कार्बन जो कि एग्ज़ाम के अंदर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, श्योर हैं। और एक 58वां क्वेश्चन, कार्बन के अपरूप लिखिए। एक 60वां क्वेश्चन, कार्बन एक सर्वोत्मुखी तत्व क्यों है। एक ये क्वेश्चन कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया का संक्षिप्त वर्णन के लिए करें। एक 64वां क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जिससे रिलेटेड एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन तो श्योर है आते ही आते हैं। ठीक है, वहाँ पे अगर क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि मिसेल किसे कहते हैं, या फिर इस तरह से भी आ सकता है कि मिसेल की संरचना बनाइए। ठीक है, या मिसेल निर्माण का चित्र बनाइए। ठीक है, तो इस तरह से भी आ सकता है। यानी ये जो टॉपिक है, जो 64वां जो क्वेश्चन है, ये कह देता हूँ इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है। ठीक है, और एक ये कार्बन का अपरूप, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अपने और देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखिए। एक ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो आपको याद करना ही करना है, साबुनीकरण अभिक्रिया, एस्टरीकरण अभिक्रिया और उत्प्रेरक और ऑक्सीकारक की परिभाषाएं और इसके उदाहरण अगर हो तो संभव हो तो ये भी आपको याद कर ही लेना।
ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर किसी स्टूडेंट को याद करना चाहिए अगर वो एग्ज़ाम के अंदर पास होना चाहता है या फिर वो बढ़िया मार्क्स लेना चाहते हैं। तो ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 4 चैप्टर में से। एक तो 54वां, 55वां, 56, 57वां का ये बस 3 पॉइंट मेथेन, एथेन और CO2 इनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक संरचना बनानी सीखनी है आपको। और एक 58 क्वेश्चन कार्बन के अप्रूप लिखिए। और एक 60वां कार्बन एक सर्वोत्मुखी तत्व क्यों है। और एक 63वां क्वेश्चन प्रतिस्थापना अभिक्रिया का संक्षिप्त वर्णन करें। एक 64वां जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका चित्र भी आ सकता है मिसाइल का, और आपसे ये भी पूछ सकता है कि मिसाइल की परिभाषा लिखिए। इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकते हैं, तो ध्यान रखना। एक 65वां साबुन और अपमार्जक मंत्र लिखिए। और एक ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, उत्प्रेरक और ऑक्सीकारक की परिभाषा, साबुनीकरण अभिक्रिया और अष्टीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी करें। एक ये है 4th लेसन के जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ठीक है, और अब अपने बात करते हैं 5th चैप्टर के क्वेश्चनों की, जिस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस यानी कि जे प्रक्रम। सॉरी स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है, तो इसलिए 5th चैप्टर से लेकर जो 13 चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए अपने आज की इस वीडियो में बस 1 से लेके 4 जो चैप्टर है साइंस के, ठीक है, उन्हीं चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की मैंने बात की है। और अन्य जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनकी मैं बात आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मैं आपसे एक बार फिर से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है, इसलिए मुझे इसका सेकंड पार्ट बनाना पड़ेगा। और हाँ, एक बात मैं आपको श्योर कह सकता हूँ कि ये जो आपको मैंने क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, 1st से लेके 4th चैप्टर के जो मैंने आपको अभी जो क्वेश्चन बताए हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन बताए हैं, ये तो श्योर है स्टूडेंट से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यदि आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताए थे इस वीडियो के अंदर, जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप उनको भी याद कर लेते हो ना, तो भी आप श्योर है कि आप एग्ज़ाम के अंदर पास हो भी जाओगे, और हो सकता है कि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर भी ले लो, यानी अपने एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में अपन इतनी ही बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो देखने के लिए। तो आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपने बात करेंगे 5th से लेकर 13 चैप्टर की बात करेंगे अपने। ठीक है, 5th से लेकर 13 चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे। तो एक बार फिर से आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और वीडियो पे अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।